इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें एकदम सामने दिखाई देती हैं, लेकिन वहां पर मौजूद कोई नहीं होता। साइंस इसे हेल्यूसिनेशन का टर्म देती है और हम भूत प्रेत में मानने वाले लोग इसे छलावा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं इजिप्ट के एक शहर की ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर के आप कांप उठेंगे। आप हकीकत में यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपकी सामने रखी चीज सचमुच में वहां पर मौजूद भी है या फिर वो आपकी आंखों का बस एक धोखा है। ये कहानी हमारे साथ हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है और इस कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूली वेडेड कपल साहिल और रेशमा के साथ। साहिल एक मुस्लिम फैमिली का एक नॉर्मल सा लड़का जो कि अपनी फैमिली का एक लौता लड़का था। ये काफी डिसेंट और होनहार लड़का था, अपने परिवार का सबसे प्यारा और चहीता बच्चा था। साहिल का बचपन बहुत लाड़ प्यार में बीता और वो एक ऑनेस्ट लड़का था। उसके बचपन में कोई भी समस्या नहीं थी, सब कुछ एकदम सॉर्टेड था, उसकी फैमिली खुश थी, सब कुछ एकदम सही था। समय बीता और साहिल के 27 साल के होते होते उसकी फैमिली ने उसकी शादी एक रेशमा नाम की बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ तय कर दी थी। रेशमा इजिप्ट के ही पास के एक दूसरे शहर की लड़की थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और इन दोनों की शादी को 1-1.5 साल होते होते इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। लेकिन फिर आता है इन लोगों के सामने वो सवाल जो हर एक रिश्ते में करीब 1-1.5 साल के बाद आ जाता है। साहिल की फैमिली रेशमा से पूछने लगती है कि वो लोग बेबी कब प्लान कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं था कि वो लोग बेबी करना नहीं चाहते थे, वो तो शादी के बाद से ही ट्राई कर रहे थे कि वो लोग बेबी कर लें और फाइनली पेरेंट्स बन जाए। लेकिन शायद कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी जिसके चलते वो दोनों पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे। शुरुआत के 1-1.5 साल तो रेशमा की सास कभी कभी उससे इस बारे में पूछती थी, लेकिन समय बीतते बीतते ये टॉपिक इनके परिवार में एक लड़ाई और परेशानी का मुद्दा बन गया था। अब रेशमा कहीं ना कहीं जानती थी कि साहिल इस घर का इकलौता लड़का है और अगर उसने इस घर को वारिस नहीं दिया तो शायद इसके घर वाले इसका तलाक करवा दें या फिर इससे अलग करवा दें या फिर कोई और शादी करवा दें। रेशमा ने साहिल और उसके परिवार से छुप के खुद का एक मेडिकल चेकअप भी करवा लिया था, जिसमें यह रिपोर्ट्स आई थी कि हकीकत में रेशमा की बॉडी में ही प्रॉब्लम है और वो कभी भी मां नहीं बन सकती। दूसरी तरफ साहिल की मां उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही थी कि इसका एक चेकअप करवा ले और अगर इसी के अंदर प्रॉब्लम है तो इसको तलाक देकर दूसरी शादी कर ले एक ऐसी लड़की के साथ जो तुझे वारिस दे पाए या तुझे बच्चा दे पाए। लेकिन साहिल ऐसा लड़का नहीं था। वो अपनी पत्नी रेशमा से बहुत प्यार करता था और उसने घर जाके रेशमा से इस बारे में बात की। अब रेशमा कहीं ना कहीं जानती थी कि एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा जब साहिल उससे आकर के ऐसी बात करेगा, तो उसने एक आइडिया ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था। रेशमा ने साहिल से कहा कि मैं जानती हूं तुम अपने घर के इकलौते लड़के हो, तुम्हारे लिए बेटा पैदा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इन सब बातों को समझती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह पाऊंगी और मैं ये भी कबूल नहीं कर पाऊंगी कि तुम मुझे तलाक दे दो और एक और शादी कर लो। तो मेरे पास इस चीज के लिए एक आइडिया है। रेशमा ने साहिल से बताया कि मेरे गांव में एक लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है और कोइंसिडेंटली वो दिखती भी मेरे जैसी है। तुम अपने घर वालों से सिर्फ इतना कहो कि रेशमा 2 महीने से प्रेग्नेंट है और आगे के आने वाले 7 महीने ये अपने मायके में बिताना चाहती है। जैसे ही 9 महीने पूरे हो जाएंगे और उस लड़की को बेटा हो जाएगा, मैं उसका बेटा लेकर के ससुराल आ जाऊंगी और सबको ऐसा लगेगा कि ये हमारा बेटा है। दूसरी तरफ वो औरत भी करीब 2 महीने ही प्रेग्नेंट थी और रेशमा ऑलरेडी उससे बात भी कर चुकी थी कि तेरा जैसे ही बेबी होगा तो वो मुझे दे देना और मैं तेरा बेबी पाल लूंगी। इसके बदले में रेशमा ने उसे बहुत सारे पैसे भी दिए थे। अब साहिल रेशमा की बात मान गया और उन दोनों ने अपनी फैमिली में यह खुशखबरी सुना दी और एक बहुत बड़ी पार्टी भी थ्रो कर दी। सबको ऐसा बताया गया कि रेशमा 2 महीने से प्रेग्नेंट है और इस पार्टी के जस्ट बाद रेशमा वहां से अपने मायके की ओर चली गई। सब कुछ एकदम नॉर्मली चलता रहा और करीब 7 महीने के बाद जब टेक्निकली रेशमा की प्रेगनेंसी को 9 महीने होने थे तो रेशमा के घर से उसके ससुराल में एक कॉल आता है कि बहुत बहुत बधाई हो, रेशमा को एक बेटा पैदा हुआ है। इसके ससुराल में सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, सब ने मिठाइयाँ बांटनी शुरू करी, आपस में बहुत खुश थे सब लोग, साहिल को दुआएं दे रहे थे और उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। उन लोगों ने फ़ोन किया रेशमा को कि जल्दी से जल्दी अब तू हमारे पोते को लेकर के घर आ जा, हम तेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। रेशमा उस बच्चे को लेकर के अपने ससुराल आ गई और उन लोगों की एक सो कॉल्ड हैप्पी मैरिड लाइफ शुरू हो गई। लेकिन एक चीज़ उस बच्चे में बहुत ज़्यादा अजीब थी।
अब क्योंकि वो औरत जो प्रेग्नेंट थी वो रेशमा के जैसे दिखती थी, तो इस बच्चे की शक्ल तो रेशमा से मिलती थी, लेकिन इसकी आंखें बहुत ज्यादा अजीब थी। इसकी आंखें अजीब सी गहरी थी, बहुत ज्यादा कनिंग दिखाई देती थी और बहुत भारी भारी सी आंखें थी इसकी। सबको ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगी, लेकिन अब बच्चे की आंखों पे कोई क्या ही कह सकता था। करीब 2 साल तक इन लोगों की लाइफ एकदम नॉर्मली चलती रही कि एक दिन रेशमा को ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना था। वहीं साहिल को भी ईद की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना था, तो ये लोग अपने घर से मस्जिद की ओर निकले। अब आदमियों और औरतों की नमाज की जो जगह होती है वो मस्जिद तो एक ही होता है, लेकिन जगह अलग अलग होती है। अब रेशमा एक तरफ अपने बेटे वाहिद को लेकर के मस्जिद में जा रही थी नमाज पढ़ने, और दूसरी तरफ से साहिल भी नमाज पढ़ने के लिए चला गया था। यहां पर एक बहुत अजीब चीज हुई। जैसे ही रेशमा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाने लगी तो उसका बेटा वाहिद बहुत बुरी तरह से छटपटाने लगा, रोने लगा जोर जोर से। उसने कोशिश की कि किसी तरह से दूध पिला के या किसी भी तरीके से इसको नॉर्मल कर दूं, लेकिन वो पागलों की तरह रोता ही जा रहा था। अब रेशमा को ऐसा लग रहा था कि एक अजीब सी एनर्जी थी उसके आसपास जो उसे मस्जिद जाने से रोक रही है। रेशमा ने उसे कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज काम नहीं की और हार करके रेशमा को घर पर ही आना पड़ा। आकर के उसने साहिल को बताया कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मैं तो नमाज भी नहीं पढ़ पाई। तो साहिल ने कहा कि ठीक है, कभी कभी हो जाती है बच्चों की तबीयत खराब, कोई लोड वाली बात नहीं है। अभी तक किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि यह चीज वहां पर क्यों हुई थी, और किसी ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था, क्योंकि बच्चा है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो किसी के दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं आई इस बात को लेकर के। समय बीतने लगा और वाहिद बड़ा होने लगा। साहिल और रेशमा उसके साथ बहुत ज्यादा खुश थे, और अब वाहिद करीब 5 साल का हो गया था। वाहिद को स्कूल में डालने का समय आने वाला था। अब जैसा कि आजकल के पेरेंट्स के साथ होता है कि सबको लगता है मेरा बच्चा जब स्कूल जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखे, या फिर कोई ऐसा एक्स फैक्टर या कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो मेरे बच्चे में कि लोग उसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझे। तो रेशमा ने वाहिद को अपने पास बुलाया और उसको बोला कि इधर आओ बेटा, मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, आप जब भी स्कूल में जाओ तो सबको ये बोल करके दिखाना। वाहिद भी बहुत खुशी खुशी से अपनी माँ के पास बैठा था और वो चीज़ सुनने के लिए बेताब था कि इतने में रेशमा वहां पर कुरान की कुछ आयतें पढ़ने लगी। जैसे ही रेशमा ने कुरान की ये आयतें पढ़ी तो वो बहुत बुरी तरह से छटपटाने लगा। वाहिद की आंखें एकदम गुस्से से लाल हो गई, वो बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था, और इतने में ही गुस्से से उसने अपनी मां को बोला कि एकदम चुप हो जा, बंद कर दे ये नमाज, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। 5 साल का वो छोटा सा बच्चा कुरान सुन करके अपनी माँ पर ऐसे पागलों की तरह चिल्लाने लगा और उससे कहने लगा कि आज के बाद हिम्मत मत करना मेरे सामने ये चीज़ पढ़ने की। अब मुस्लिम्स जो हैं उनके यहाँ पे क्या नमाज बहुत धीमी आवाज़ में पढ़ी जाती है या फिर मन में पढ़ी जाती है, तो हो सकता है कि आज से पहले उस बच्चे के कान में कभी भी कुरान नहीं पढ़ी होगी, तो उसने ऐसा कभी बिहेव ही नहीं किया। लेकिन आज जब उसकी माँ ने खुद ने उसे कुरान पढ़ करके सुनाई तो वो पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। ये वो पहली बार था जब रेशमा को शक हुआ कि कुछ तो यहां पर गड़बड़ है। मैं इस 5 साल के बच्चे के सामने कुरान पढ़ रही हूं और ये ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रहा है जैसे इसे वो सुननी ही नहीं है। उस दिन रेशमा ने इस बात को जाने दिया, लेकिन करीब 1 हफ्ते के बाद रेशमा ने उसे फिर से अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आओ बेटा, मैं तुम्हें कोई चीज़ सिखाती हूँ, तुम जब स्कूल जाओ तो सबको ये पढ़ करके सुनाना या बोल करके सुनाना। वो बहुत चाव से अपनी माँ के पास बैठा कि हाँ माँ बताओ क्या चीज़ है। अब रेशमा ने फिर से कुरान पढ़नी स्टार्ट की, लेकिन इस बार वैसे नहीं जैसे कुरान पढ़ी जाती है। इस बार उसने बहुत नॉर्मली, जैसे बुक्स की कोई लाइन पढ़ रही हो उस तरीके से कुरान पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर से जैसे ही वो कुरान की लाइनें उस 5 साल के बच्चे के कानों में पड़ी तो वो आग बबूला हो गया। वो बहुत बुरी तरह से छटपटाने लगा और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा। उसने रेशमा से कहा कि मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ये सब मत बोल, मुझे लगता है मैं मेरे बाप को बुलाऊंगा तभी तू कोई चीज़ समझेगी। रेशमा ने भी सोचा कि हाँ बुलाओ साहिल को, वो भी तो देखे कि तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे, एक 5 साल का बच्चा मुझसे किस तरह से बात कर रहा है। लेकिन रेशमा को शायद नहीं पता था कि यहां पर वो अपने अब्बा साहिल की बात नहीं कर रहा था। अब यहां पर कुछ ऐसा हुआ कि रेशमा की आंखें खुली की खुली रह गई। वो छोटा बच्चा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाबा बाबा मुझे बचाओ आकर, ये मुझे मारना चाहती है, ये मुझे परेशान कर रही है। और इतने में ही उसके घर की सीढ़ियों के पास से एक काले रंग का साया निकल के एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया।
वो साया एकदम काले धुएं की तरह था। उसका पूरा फेस, उसकी पूरी बॉडी, पूरी शेप एकदम बनी हुई थी, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो एक क्लाउड की शेप में था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने में ही उस काले साए ने कहा कि तुम लोग मेरे बेटे को परेशान मत करो। मैं तुम लोगों की इज्जत सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि तुम इसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हो। आज के बाद जो बात ये कहेगा वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो चीज़ ये कहेगा वो इसे दिलानी पड़ेगी। यही तुम्हारे जिंदा रहने की कीमत है। अब पता नहीं रेशमा ये बात पूरी सुन भी पा रही थी या नहीं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा शॉक में चली गई थी कि वो अपनी पलकें भी नहीं झपका पा रही थी। और थोड़ी देर बाद रेशमा ये देखते देखते अचानक से बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद जब साहिल घर पर लौट करके आया तो उसने कमरे में देखा कि रेशमा वहां पर बेहोश पड़ी है। वाहिद वहां पर खेल रहा था और वो काला साया वहां से जा चुका था। साहिल बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने अचानक से रेशमा को उठाया और उसे ले करके हॉस्पिटल की ओर भागा। जाकर के उसने हॉस्पिटल के डॉक्टर से कहा कि मैं जब घर पहुंचा तो ये आराम से लेटी हुई थी, मुझे लगा सो रही है। उसके बाद जब मैंने चेक किया तो ये बेहोश थी। मेरा बच्चा वहां पर खेल रहा था, शायद इसे भी लग रहा होगा कि माँ मेरी सो रही है, लेकिन आप प्लीज इसे एडमिट करिए, इसे किसी तरह से होश में लाइए, क्या हुआ है। डॉक्टर्स ने उसे एडमिट कर लिया और थोड़ी देर के बाद रेशमा होश में आती है। जैसे ही रेशमा होश में आई वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और वो इधर उधर देख रही थी। साहिल ने किसी तरह से जाकर के उसे संभाला और साहिल को देखते ही रेशमा पागलों की तरह जोर जोर से बड़बड़ाने लगी कि साहिल, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है साहिल। साहिल ने उससे पूछा कि क्या हुआ, क्या गलती हुई है हमसे। रेशमा, काम डाउन, हुआ क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। अब रेशमा ने अपने साथ हुए दोनों इंसिडेंट्स बताए कि कैसे पहली बार कुरान पढ़ने पर उसका बेटा उस पर गुस्सा हो गया था और कैसे दूसरी बार उसके सामने एक काला साया आकर के खड़ा हो गया था। ना चाहते हुए भी साहिल को उसकी बात पे हंसी आ गई और उसने कहा कि रेशमा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, शायद तुम इसे स्कूल भेजने वाली हो कुछ दिनों में, तो इसकी टेंशन में तुम ये सब चीजें सोच रही हो और कुछ भी नहीं है। साहिल भूत प्रेतों पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता था तो उसको ये बात एकदम सेंसलेस लग रही थी। लेकिन फिर से रेशमा ने कहा कि मैं अपनी अम्मी की कसम खा के कह सकती हूँ, जो मैं कह रही हूँ एकदम सच है, तुम प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। साहिल उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, हम देखते हैं इसके बारे में क्या कर सकते हैं। इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि अगले फ्राइडे को जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मैं इसे मस्जिद लेकर के जाऊंगा और वहां पर जाकर के देखूंगा कि इस बच्चे के क्या रिएक्शंस हैं जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या फिर जब मैं इसे मस्जिद लेकर के जाऊंगा। और साहिल को ऐसा लग रहा था कि अगले फ्राइडे कुछ भी होना जाना नहीं है, ये शायद रेशमा का वहम था। लेकिन दूसरी तरफ रेशमा अब उस घर में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अब जैसे ही फ्राइडे का दिन आता है तो साहिल सुबह सुबह रेशमा को आवाज लगाता है कि रेशमा, वाहिद को तैयार कर दो, हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। वाहिद ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है और एकदम उछलने लगता है और वो खुशी खुशी तैयार होने लगता है। अब घर से निकलने से पहले साहिल से वाहिद पूछता है कि अब्बू, हम लोग कहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, प्लीज बताओ ना, हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने। तो बदले में साहिल जवाब देता है कि बेटा, हम लोग मस्जिद जा रहे हैं और वहां पर नमाज पढ़ने जा रहे हैं। ये बात सुनते ही वो बच्चा फिर से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर से जोर जोर से आवाजें देने लगता है कि अब्बू अब्बू प्लीज मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, ये लोग मुझे मस्जिद लेके जाना चाहते हैं। इसके बाद वो काला साया फिर से बाहर निकल के आया और रेशमा और साहिल के एकदम सामने खड़ा हो गया। साहिल उस काले साये को देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया था। ये काला साया और कोई नहीं बल्कि एक जिन था और वाहिद उसी जिन का बेटा था। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रेशमा ने तो उस लड़के को अपनी जानने वाली एक औरत से गोद लिया था। इस बात की हकीकत कितनी ज्यादा भयानक होने वाली थी ये शायद साहिल और रेशमा भी नहीं जानते थे। वो जिन अब साहिल के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और उससे कहने लगा कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या, मेरे बेटे को परेशान मत करो। आज के बाद ना तो इस घर में कुरान होगी, ना इस घर में नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही तुम लोग कभी मस्जिद जाओगे। साहिल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने उस काले साये के सामने आकर जोर जोर से कुरान पढ़नी स्टार्ट की ताकि वो काला साया वहां से चला जाए। लेकिन कभी भी हम ऊपर वाले का नाम लेते हैं ना, और ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हों या फिर हमारे उस नाम लेने में पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं है, तो वो नाम बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करता। और ऐसा ही हुआ यहाँ पर भी। साहिल ने जब कुरान पढ़नी स्टार्ट की तो वो जिन ने उसे गले से पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो काला साया वहां से गायब हो गया।
रेशमा और साहिल दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और इसी डर में रेशमा ने साहिल से कहा कि मैं इस बच्चे के बारे में तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने आज तक कभी नहीं बताई थी। मैंने इस बच्चे को किसी औरत से गोद नहीं लिया, बल्कि इस बच्चे को मैंने एक ऑर्फनेज यानी यतीम खाने से गोद लिया है। साहिल को रेशमा की इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन अभी वो कंडीशन नहीं थी कि ये दोनों उस बात पर लड़ सकें। साहिल ने रेशमा से कहा, तू जहां से भी इस बच्चे को लेके आई है उनको फ़ोन कर और उनसे बात कर कि इस बच्चे के साथ ये चीज़ें प्रॉब्लम है, ये क्या चीज़ है और ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहां पर जो होने वाला था वो था असली छलावा और उस जिन का खेला हुआ एक खेल। जब रेशमा ने इस बारे में उस यतीम खाने में फ़ोन किया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, ये यतीम खाना ज़रूर है, लेकिन ये यतीम खाना तो 100 साल पहले बंद हो चुका है। रेशमा उनकी बात सुन के एकदम हैरान हो गई और उनसे कहा कि आप क्या कह रहे हैं, अभी 5 साल पहले तो मैंने यहां से एक बेटा अडॉप्ट किया है। रेशमा को उस फोन वाले इंसान की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसीलिए रेशमा ये बात कंफर्म करने के लिए अपने शहर पहुंची और यहां पर जाकर के जो हुआ उससे रेशमा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। रेशमा ने देखा कि जिस नई नवेली बिल्डिंग से, जिस ऑर्फनेज से उसने एक बेटा अडॉप्ट किया था, वो बिल्डिंग अब एकदम पुरानी और जर्जर हालात में पड़ी थी। वहां पर जो बाहर चौकीदार बैठा था उससे बात करने पर भी रेशमा को यही जवाब मिला कि आपा ये तो 100 साल पहले एक यतीम खाना था और इस बिल्डिंग को बंद हुए करीब 100 साल हो चुके हैं। रेशमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि 5 साल पहले वो इसी बिल्डिंग में एकदम नई नवेली बिल्डिंग में आकर के एक लड़का अडॉप्ट करके लेके गई थी। तो फिर 5 साल में ये बिल्डिंग इतनी पुरानी और इतनी जर्जर कंडीशन में कैसे हो सकती है। बात यकीन करने लायक नहीं थी, लेकिन रेशमा के पास इस चीज का कोई जवाब भी नहीं था। अब यहां पर जो चीज हुई थी उसे सुनने के बाद शायद आपको इस बारे में यकीन नहीं होगा। जिन को किसी तरीके से ये बात पता लगी कि साहिल और रेशमा को औलाद नहीं हो रही है और उन्हें एक बेटे की जरूरत है। रेशमा जब अपने शहर पहुंची तो किसी तरह से उसके पास एक औरत को भेजा गया जो उसकी एकदम हमशक्ल दिखाई दे रही थी और वो प्रेग्नेंट थी और अपना बेटा देने के लिए भी तैयार थी। काफी चालाकी से रेशमा और साहिल को एक जिन का बेटा अडॉप्ट करवा दिया गया था। रेशमा ने आकर के साहिल को ये सारी बात बताई और ये दोनों अब अपने ही घर में बहुत डरे डरे रहने लगे थे। जैसा कि मैंने बताया कि उस बच्चे की बहुत भारी और गहरी आंखें थी, वो एक बहुत ही अजीब तरीके की स्माइल देकर के इन दोनों को देखने लगा था, जिसे देख करके ये दोनों बहुत बुरी तरह से डर जाते थे। समय बीता और साहिल और रेशमा अब अपने ही घर से निकलने की कोशिश करने लगे। वो बच्चा अब बहुत अजीब अजीब तरीके की डिमांड्स करने लगा था, जिसे ना चाहते हुए भी इन दोनों को पूरी करनी पड़ रही थी। एक दिन जब वो बच्चा सो रहा था तो मौका देखकर रेशमा और साहिल दोनों अपने घर से बाहर निकल गए और सीधा जाकर के एक मस्जिद में मौलाना साहब के पास पहुंचे। इन्होंने मौलाना साहब को जाकर के सारी कंडीशन बताई कि इस तरह से हमने एक बच्चा अडॉप्ट किया था और हमारे साथ अब ये समस्या हो रही है। उन मौलाना ने इन्हें तसल्ली दी और इनसे कहा कि आप डरिए मत, मैं आपको कुरान की कुछ आयतें बता रहा हूँ। स्पेसिफिक ये आयतें आप अपने मन में पढ़ना और उसे पता ना लगे कि आप ये आयतें पढ़ रहे हैं। मैं किसी भी दिन आऊँगा, 24 घंटे आप लोगों को मेरे लिए अवेलेबल रहना है। मैं कभी भी आ सकता हूँ, किसी भी दिन आ सकता हूँ, और जब भी मैं आपका दरवाज़ा खटखटाऊँ तो आप सिर्फ गेट खोलना उसी समय पे। 2 दिन बीतते हैं और रात के 10 बजे के करीब इन लोगों के दरवाजे पे कोई खटखटाता है। रेशमा और साहिल उठकर भागते हैं दरवाजे की तरफ और जाकर के दरवाज़ा खोलते हैं तो वही मौलाना साहब खड़े होते हैं। ये मौलाना साहब को देखते ही उसके पीछे छिप गए और अपने बेटे को अंदर से आवाज़ देने लगे। थोड़ी देर में अंदर से इनका 5-6 साल का बेटा वाहिद बाहर आया और बाहर आते ही उसने मौलाना साहब को देखा। मौलाना साहब को देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और फिर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर अपने बाप को यानी उस जिन को बुलाने लगा। वो जिन फिर से निकल करके बाहर आया और मौलाना को देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा और उन सब पे चिल्लाने लगा और उनसे कहने लगा कि अब तुम लोगों में से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम सब के सब बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। ये होते ही मौलाना साहब वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ने लगे। अब क्योंकि मौलाना साहब का ट्रस्ट भगवान पे बहुत ज़्यादा था और वो इस चीज़ को सच्चे मन से पढ़ रहे थे, तो वो एट द एंड जिन उनके सामने कमज़ोर पड़ गया और अपने घुटनों पर आ गया। थोड़ी देर के बाद उस मौलाना ने उस जिन को खदेड़ करके घर से बाहर कर दिया।
फाइनली उस बच्चे को मस्जिद की बड़ी अथॉरिटीज़ के पास दे दिया गया और उसके बाद उस बच्चे के साथ क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता। मौलाना ने उनसे कहा कि आपने अल्लाह को नाराज़ किया है, आपने घर वालों को झूठ बोलकर बच्चे को अडॉप्ट किया, घर पे इतने सारे झूठ बोले, शायद इसीलिए आप लोगों के साथ ये हुआ है। आप एक लीगल तरीके से बच्चा अडॉप्ट करिए और सबको बताइए कि ये हमारा अडॉप्टेड चाइल्ड है और उसके बाद उसके साथ आराम से जीवन व्यतीत करिए। दोस्तों, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी अजीबोगरीब कहानी सुनी है, लेकिन क्योंकि इस कहानी में जिन का जिक्र था तो मैं मुतमईन हो गया था कि ऐसा हो सकता है। ऊपर से इजिप्ट जैसी खौफनाक जगह पर तो ये बिल्कुल हो सकता है। तो ये थी आज की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और वहाँ पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियाँ लेकर के आऊँगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।